Dear students, a break is over and let's start. I'm starting with the next chapter which is time and value of supply. ये एक important chapter है. इस chapter में से आपको questions आते हैं. Plus this chapter belongs to the 50 to 80% bracket वाले chapters में आता है. Plus इस chapter में मैंने जैसे आपको बोला यहाँ से क्या आते हैं आपको problems और questions. Now स्टूडेंट जरा अब तक की लिस्ट पढ़ेंगे सेक्शंस की, राइट? तो अब मुझे आप कहीं पे भी आपके जो पेजेस हैं, ब्लैंक पेजेस आपको काफ़ी सारे हैं, बिगनिंग और एंड में जानबूझ के पेजेस दिए जैसे आपके चैप्टर्स खराब ना हो, पेजेस खराब ना हो, जब आप बाइंडिंग के लिए देंगे तब सही हो. सो हियर पहले तो सेक्शन 7 बताओ क्या है. राइट डाउन एवरीबडी. व्हाट इज सेक्शन 7? सप्लाई. व्हाट इज 8A? कॉम्पोजिट सप्लाई. What is 8B? Mixed supply. Then what is section 9? Write down charging section. Then what is 9(1)? प्लीज नोट इट डाउन. जिनका मिस होगा आप बाद में कर देना. जो लोग लिख पाते हैं इतने टाइम में लिख देना. मेरा लिख के हो गया, मैं तुरंत चैप्टर पे स्टार्ट कर दूंगी. 9(1) इज सप्लायर टू पे under FCM. 9(3), 9(4) notified goods and notified services for RCM. Notified goods and notified services for RCM. Notified goods and notified services for RCM. जो भी आप जितना सेक्शन की लिस्ट है आपसे लिख पाएंगे आप मेरे टाइम तक तो ग्रेट. मेरा लिख के हो गया, मैं तुरंत चैप्टर स्टार्ट करने वाली हूँ. 9(4) इज सप्लायर इज अनरजिस्टर्ड एंड रेसिपिएंट इज रजिस्टर्ड. इसमें बिल्डर का केस नोटिफाई हुआ है. एक्चुअली रियल सेक्टर या रियल सेक्टर जो होता है मतलब रियल एस्टेट से रिलेटेड, बिल्डर से रिलेटेड आपके सिलेबस में नहीं है बट मॉड्यूल ने कवर किया है. तो मुझे कभी तो ये 9(4) आपको मैं बोलूँगी आप नोट्स कैरी कर देना और हम तब वापस एक बार छोटा सा एक पैराग्राफ है तो मैं वो कवर कर दूंगी आपके साथ. सप्लायर इज अनरजिस्टर्ड, रेसिपिएंट इज बिल्डर एंड प्रमोटर. ऐसे उस केस में यह नोटिफाई हो चुका है. 9(5) is eco liable in 3 notified services. 10, 1 is your original composition scheme. 10(2)A is a new composition scheme where the ATO is less than 50 lakhs. ATO is less than 50 lakhs. उसके बाद 11 is exemptions. तो इसलिए हम exemptions के चैप्टर में सीखेंगे और 12 से अब हम स्टार्ट कर रहे हैं. 12 is time of supply. Time of supply for goods and 13 is time of supply for services. तो टाइम इस चैप्टर के 2 पार्ट्स है. टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज. मैंने जैसे बोला ये लिस्ट ऑफ सेक्शंस है. Another 30 seconds I'll keep it, otherwise rest can copy it later on from your friends. Yes, so another 30 seconds. 11 is exemptions, 12 is time of supply for G, 13 is time of supply for services. It's a list of sections that I have given you all. Right, now I'm starting with the chapter, students. Here सब लोग सीधे देखेंगे, फोकस करेंगे, कॉन्सेंट्रेट, लुक स्ट्रेट, एवरीबडी स्ट्रेट, नो टॉकिंग, नो डिस्टर्बेंस. इंपॉर्टेंट चैप्टर, प्रॉब्लम्स आस्क्ड फ्रॉम दिस चैप्टर.
problems asked from this chapter. You've almost taken a break of 30 minutes today. Look at the time, it's 4:30 हम start कर रहे हैं. You'll have taken 15 मिनट का टाइमर खत्म, 13 मिनट का टाइमर खत्म होके भी 10 मिनट हो चुके हैं. Everybody is coming late today. Now, value of supply, time of supply, let's understand. Time of supply में पहले सब सामने देखेंगे. No turning of the notes, no looking at it. First look here straight. Time of supply. Students, very simple easy chapter. Time of supply में हमें क्या देखना है? मैं आपको एक चीज बताऊं, आपका जो सप्लाई होता है ना, बहुत इसकी सीरीज होती है लंबी. क्या होती है इसकी लंबी सीरीज होती है. मतलब पहले आप पे ऑर्डर, परचेज ऑर्डर दोगे, बायर आके देख के जाएगा, बायर बोलेगा अच्छा मुझे गुड्स खरीदने हैं, परचेज ऑर्डर देता है, सेलर बोलता है ठीक है, गुड्स फैक्ट्री से निकलता है बाहर, फिर परचेज का इनवॉइस बनाएगा, फिर इनवॉइस बनाएगा, गुड्स डिस्पैच करेगा, फिर गुड्स आपकी फैक्ट्री में पहुंचेंगे, आपकी ऑफिस में प्रीमाइसेस में एंटर करेंगे, फिर आप पेमेंट करोगे, तब जाके पूरा ट्रांजैक्शन खत्म होता है. ये जो पूरा सप्लाई का ट्रांजैक्शन है, ऐसा नहीं है कि ये लो आज कर दिया और एक दिन में पूरा खत्म हो गया, आज ही तुमने परचेज ऑर्डर दिया, आज ही इनवॉइस आ गया, आज ही गुड्स डिलीवर किया, आज ही तुम्हारे यहाँ पहुंच गए, आज ही तुमने पेमेंट कर दिया. ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इट टेक्स टाइम. इट गोज ओवर अ फ्यू डेज, फ्यू मंथ्स ऑल्सो समटाइम्स. परचेज करना, इनवॉइस बनाना, पेमेंट करना, गुड्स डिस्पैच करना, गुड्स रिसीव करना, इन सबको टाइम लगता है. तो जो सप्लायर है वो आपसे पूछता है कि अरे एग्जैक्टली मुझे कब जीएसटी पे करना है. पूरा ट्रांजैक्शन 3 महीने का है, 2 महीने का है, सब खत्म होने के बाद जीएसटी पे करूं या ट्रांजैक्शन स्टार्ट होते ही पे करूं. सो आई नीड टू नो ना कि व्हेन शुड आई चार्ज जीएसटी. सो व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई. व्हाट सी वी नो जीएसटी इज लेवेबल ऑन सप्लाई. तो सप्लाई का टाइम क्या है हमें वो तो बता दो, तो हम जीएसटी की वो हिसाब से तैयारी करेंगे कि अब जीएसटी पे करने की बारी आ गई है हमारी, तो क्या हम पूरी ट्रांजैक्शन के लिए रुके या क्या करें. सो प्लीज अंडरस्टैंड हियर, टाइम ऑफ सप्लाई इज दैट पॉइंट ऑफ टाइम वेयर द लायबिलिटी अराइजेस. वेयर द लायबिलिटी अराइजेस. सप्लाई इज अ टैक्सेबल इवेंट. सप्लाई डजंट हैपन इन वन डे, सप्लाई हैपन्स अक्रॉस वेरियस डेज. तो एग्जैक्टली कौन से पॉइंट पे मेरी लायबिलिटी अराइज हो रही है. सो व्हाट इज द point of supply, what is the time of supply, is exactly that time जब liability arise होगी. So we are going to learn that in the chapter कि कब मुझे liability यहाँ पे आने वाली है. यहाँ पे formulas होंगे, हम learn करेंगे. extremely important chapter, 50 to 80% कैटेगरी में आता है. इस चैप्टर पे प्रॉब्लम्स होंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस इस चैप्टर से आपको पूछे जाएंगे. और एक चैप्टर है इनपुट टैक्स क्रेडिट, उसमें ये चैप्टर के 2 पार्ट से, एक होता है टाइम ऑफ सप्लाई और दूसरा होता है वैल्यू ऑफ सप्लाई. तो मैं आपको सिखाने वाली हूँ सेक्शन 12, टाइम ऑफ सप्लाई फॉर जी एंड टाइम ऑफ सप्लाई फॉर एस. कौन से पॉइंट पे ये टैक्स हुआ. 14 सेक्शन हमारे लिए नहीं है, फिर 15 सेक्शन इज वैल्यू ऑफ सप्लाई, 15 इज वैल्यू ऑफ सप्लाई. तो 15 हम पढ़ेंगे, 14 नॉट इन सिलेबस. सिलेबस में नहीं है, ये फाइनल में सीखेंगे. 15 है हमारे सिलेबस में, विच इज कॉल्ड एज वैल्यू ऑफ सप्लाई. उसके 3 सबसेक्शन है, 15, 1, 2 एंड 3. ये भी हम सीखेंगे, राइट. तो इस चैप्टर में मैं आपको सिखाऊंगी सेक्शन 12 एंड 13. पार्ट 1 ऑफ द चैप्टर इज टाइम ऑफ सप्लाई, पार्ट बी ऑफ द चैप्टर इज वैल्यू ऑफ सप्लाई. ओके, इंपॉर्टेंट चैप्टर. सो लेट्स फोकस नाउ टू नो. मैं आपको बताती हूं गवर्नमेंट ने क्या किया. गवर्नमेंट ने ये सोचा, ओके, गवर्नमेंट ने ये सोचा, ये स्टूडेंट्स आप ध्यान दोगे ना, क्लास का क्लास में ही लर्न हो जाएगा. और एक तरीका मैं बताती हूँ, मॉड्यूल में या बुक्स में देने के अलग अलग तरीके फॉर्मूला, but I'll give you a very easy way to remember it. Try and stick to that so it's easy for us to remember. Okay? Now, इसमें क्या होता है, कभी भी देखो इवेंट्स देखो कितने कितने, एक बार गुड्स डिस्पैच होना, एक बार गुड्स मिलना, परचेज ऑर्डर निकालना, इनवॉइस निकालना, पेमेंट मिलना. इसमें से माना जाता है इनवॉइस डेट, इनवॉइस एंड पेमेंट आर 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स. कौन से 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को चुना गया है, इनवॉइस एंड पेमेंट. क्यों? क्योंकि इनवॉइस का बुक्स में रिकॉर्डिंग होता है और पेमेंट का भी बुक्स में रिकॉर्ड होता है. बट बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अकाउंट्स में गुड्स कब डिस्पैच हुए, कब मिले, वो बुक्स में नहीं एंटर करते. उसके लिए कोई अलग रजिस्टर हो सकता है. तो शायद गवर्नमेंट ने सोचा, टैक्स अथॉरिटीज ने सोचा कि ये 2
इवेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन से दो इवेंट्स? इनवॉइस के डेट का इवेंट और दूसरा होता है पेमेंट मिलने का इवेंट। तो इसलिए उन्होंने बोला इतने सारे इवेंट्स है आपके सप्लाई के, गुड्स डिस्पैच करने से गुड्स रिसीव होने तक, परचेज ऑर्डर से इनिशियल परचेज ऑर्डर, फिर कोटेशन, फिर आप बिल बनाओगे, फिर गुड्स जाएंगे। इस पूरे इसमें हमने दो इवेंट्स को चूज किया। एक होता है इनवॉइस आई डेट और दूसरा होता है पी डेट। कौन से डेट? आई डेट एंड पी डेट। आई डेट इज द इनवॉइस डेट, पी डेट is the payment date. I date is the invoice date, P date is the payment date. मतलब my more or less discussion of this chapter is going to revolve around I date or P date. It is going to revolve around I date or P date. Exactly क्या है? एक 2 मिनट में अभी समझ में आ जाएगा आपको ना। स्टूडेंट्स, इस I date को समझने से लिए सबसे पहले आप पेज 132 पे आ जाओ। जो पहला पार्ट होगा हम बाद में पढ़ लेंगे, मैंने एक्सप्लेन तो वैसे कर ही दिया आपको। पहले आप 131 पेज पे आ जाओ, 32 पे आ जाओ। फिर अभी स्क्रीन पे देखो ना क्या है, दिख रहा है ना? एडजस्ट करो आगे पीछे। अभी ये क्या पेज नंबर? क्या तुम स्कूल में जाने वाले बच्चे हो क्या? ऑल राइट, हाँ हाँ सुनो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैंने कौन से दो इवेंट सिलेक्ट किए मुझे बताओ? आई डेट एंड पी डेट। आई एंड पी डेट के लिए सबसे जरूरी क्या है कि आपको ये समझना है कि आई और पी इंपॉर्टेंट है। तो फिर क्या एक्ट में, CGST एक्ट जो हम पढ़ रहे हैं, हमारे सिलेबस है CGST एक्ट, हम जो सिलेबस पढ़ रहे हैं CGST एक्ट, क्या वहाँ पे इनवॉइस कब रेज करना चाहिए ऐसा कोई लिमिट दिया है क्या? तो हाँ दिया है कि आपने इनवॉइस कब बनाना चाहिए। कुछ टाइमलाइन दिया है क्या? टाइम लिमिट दिया है? हाँ दिया है। तो पहले हम आई डेट को समझने से पहले कि एग्जैक्टली एक्ट क्या बोलता है, कब तक इनवॉइस रेस करना चाहिए। तो ये कब तक इनवॉइस रेस करना चाहिए, ये डेट इज डिफरेंट फॉर जी एंड इज डिफरेंट फॉर एस, इज डिफरेंट फॉर गुड्स एंड इज डिफरेंट फॉर सर्विसेज। ये डेट अलग है। किसके लिए अलग है? सर्विसेज के लिए अलग है, गुड्स के लिए अलग है। इसीलिए गुड्स का क्लासिफिकेशन एज जी और एस बहुत जरूरी है। इसीलिए हमने सप्लाई के चैप्टर में बहुत अच्छे से समझा कि शेड्यूल 2 होता है, कुछ चीजें सिर्फ जी होंगी, कुछ चीजें सिर्फ एस होंगी। अगर कंफ्यूजन है तो कॉम्पोजिट और मिक्स सप्लाई में जाके देखो। जो प्रिंसिपल होगा कॉम्पोजिट सप्लाई में, जो प्रिंसिपल है, जैसे कोचिंग में, कोचिंग भी है, बुक्स भी है, तो इट इज स्टिल ट्रीटेड एज सर्विस। करेक्ट ना? Now let's understand. So GST Act tells us, now GST Act क्या बोलता है कि invoice when it is to be issued, there is section 31. Now section 31(1) tells us when to raise a invoice for G and 31(2) tells us when to raise a invoice for S. Invoice कब raise करना चाहिए ये section 31 बोलता है। तो पहले बिफोर आई प्रोसीड विद टाइम ऑफ सप्लाई, क्योंकि टाइम ऑफ सप्लाई के दो इवेंट्स, इंपॉर्टेंट इवेंट्स क्या है बताओ जल्दी? आई एंड पी। आई मतलब इनवॉइस, पी मतलब पेमेंट। तो पहले आई वाली डेट पे फोकस करते हैं। अच्छा चलो, एक्ट तुम बोलते हो क्या कब इनवॉइस बनाना है, कि हम हमारी मर्जी से जब भी चाहे इनवॉइस बना सकते हैं? नहीं, एक्ट ने डेडलाइन दिया है, टाइमलाइन दिया है, फॉलो दैट। सो व्हेन टू रेज दिस इनवॉइस, ये जो टेबल है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो टेबल है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और लर्न लिखो वहां पे। ये लर्न, इस टेबल पे क्वेश्चंस आते हैं। सी आपका थ्योरी वाइज चैप्टर बहुत बड़ा है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या करना है, कहाँ तक क्या लर्न करना है। When a supply involves movement of goods, now याद रहे 4 सिचुएशंस है, आपको बिल्कुल चारों सिचुएशन लर्न करनी है। आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं कि इनवॉइस कौन सी डेट तक रेज करना है। नाउ लिसन, और एकदम स्पाइन कॉर्ड स्ट्रेट क्लास में लर्न करना है, अच्छे से बैठ के ये करना है। जीएसटी इज आवर फेवरेट सब्जेक्ट, यस, एंड इट इज वेरी वेरी स्कोरिंग, एब्सोल्युटली। नाउ अंडरस्टैंड, very very easy, yes, it's a very good and a scoring tax, okay, so it's a very good and a scoring subject. Now understand, when
सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट. स्टूडेंट्स, क्या होता है व्हेन सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट? एक जगह से दूसरी जगह गुड्स का मूवमेंट होता है. सो सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गुड्स. व्हेन देयर इज अ मूवमेंट ऑफ गुड्स, आपको इनवॉइस कब बनाना चाहिए? स्टूडेंट्स, आप एक चीज सोचो ना जरा. अगर आपके गुड्स है, आप गोडाउन में से बोलते हो, आपके स्टाफ को बोलते हो चलो गुड्स निकालो, मुझे डिस्पैच करना है, तुरंत आप अकाउंटेंट को क्या बोलोगे? ए चलो पहले इनवॉइस बना दो. गुड्स भेज रहे हो तो आप बोलोगे अरे मेरा इनवॉइस भी तो रेस कर दो उसके साथ. हाँ, सो व्हेन द सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गुड्स, you should issue the invoice either before or at the time of removal. या तो पहले गुड्स डिस्पैच करने से पहले आपने इनवॉइस भेज दिया, चलो पहले नहीं भेजा तो एट द टाइम ऑफ रिमूवल तो भेजो. सो एक्ट सेज अगर आप गुड्स का मूवमेंट इन्वॉल्व होता है, मतलब आप गुड्स निकाल के गोडाउन से आपकी जगह से, आप पूना में हो, आपको नागपुर गुड्स भेजने हैं, सो फ्रॉम पूना टू नागपुर गुड्स का मूवमेंट हो रहा है, सो यू शुड डिस्पैच द when should you raise the invoice? Before the removal of the goods or at the time of removal. Okay. Second, where the supply does not involve movement of goods, so there is no movement of goods. जैसे कस्टमर उधर ही आता है, शॉप पे ही आता है, कस्टमर बोलता है हाँ आई लाइक दिस, वो कोई फर्नीचर की शॉप में जाता है, वेरी सिंपल फोल्डेबल कोई चेयर है, फोल्डेबल टेबल है, बोलता है ओके आई जस्ट फोल्ड इट, पुट इट इन माई कार एंड आई टेक इट. सो इट डजेंट इन्वॉल्व मूवमेंट फ्रॉम माई एंगल, सप्लायर के एंगल से मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है. देन वॉट इज टू बी डन? अगर मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है, नाउ इफ देयर इज नो मूवमेंट इन्वॉल्व, देन एटलीस्ट यू शुड टेक द इनवॉइस व्हेन द गुड्स आर मेड अवेलेबल. तुमको दे दिए अभी, मेड अवेलेबल टू यू, तुमको शॉप में ही गुड्स अवेलेबल कर दिए, दे मेड अवेलेबल. और आई टेल यू समटाइम्स, जैसे मेरा अगर कोई क्लासरूम है, मुझे ये क्लासरूम सेल करना है, I want to sell the classroom with the benches. Benches is goods. So I tell the person, ये लो चाबी, classroom is yours, benches are yours. Was there any movement of benches required? No. Because the benches are already lying in the place in the classroom. So no movement is involved. So when no movement is involved, I should raise the invoice at least when the goods are made available. तुमको चाबी दे दी classroom की, goods are made available to you. That point at least you should raise an invoice. So before or at the time of delivery or making the goods available to the recipient. क्या example दिया मैंने इसका? दो examples. शॉप की कस्टमर ही शॉप में गया, उसको कोई फर्नीचर पसंद आ गया, छोटा सा पार्ट है, फोल्डेबल पार्ट है, अपनी गाड़ी में रख के लेके चला गया. So I made it available to him. At before that point or at that point you should make the invoice. और क्लासरूम वाला एग्जाम्पल दिया, आई सोल्ड द क्लासरूम विद द बेंचेस, तुमको बोल दिया ये लो चाबी, हो गया क्लासरूम आज से तुम्हारा, इसकी बेंचेस भी आज से तुम्हारी. सो डिड आई मूव द बेंचेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर? नो, मूवमेंट इज नॉट इन्वॉल्व्ड. सो सप्लाई, व्हेन शुड आई रेज द इनवॉइस? when the goods are made available. चलो, when the goods are made available. पहला situation, when there is movement of goods, when should you raise the invoice? Before or at the time of removal? जल्दी, before or at the time of removal. When no movement is involved, when should the invoice be raised? When the goods are made available. Now comes in continuous supply. Comes in continuous supply of goods. सुनो, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज मैं समझा देती हूँ. कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स, नाउ सपोज आपको जो गैस सिलेंडर पाइपलाइन के थ्रू आता है, देयर इज अ कंटिन्यूस सप्लाई. सप्लाई बंद नहीं होता है. आजकल बहुत सारी सोसाइटीज में आप वो गैस सिलेंडर नहीं मंगाते हो, यू गेट अ गैस पाइपलाइन इज देयर, राइट? सो देयर इज अ कंटिन्यूस सप्लाई. It doesn't stop. It's a continuous supply. So where a supply is happening through pipelines, and there's a continuous supply happening, or any supply which extends for more than 3 months, it is going to be treated as continuous supply of goods. Services में example दूँ तो telecom service, postpaid cards में कभी supply बंद ही नहीं होता है. ऐसा रेयरली हैपेंस कि आपने बिल नहीं पे किया इसलिए बंद कर दिया, वरना आप टाइम टू टाइम पेमेंट करते जा रहे हो, डे इन डे आउट 24/7 यू आर गेटिंग अ सप्लाई ऑफ योर टेलीकॉम सर्विसेज. और कंस्ट्रक्शन ऑफ अ फ्लैट, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ फ्लैट एक्सटेंड्स टू मोर देन 3 months. कंटिन्यूस सप्लाई हो रहा है, कंटिन्यूस, इट डजंट स्टॉप, इट डजंट स्टॉप. सो इस केस में इनवॉइस कब रेज करने का, मैं आपको क्या सिखा रही हूँ बाय द वे, इनवॉइस कब रेज करने का. ये कौन बोलता है? सेक्शन 31.
उसका सबसेक्शन 1 टॉक्स अबाउट when to raise an invoice for goods and 31.2 talks about when to raise an invoice for services. शाबाश, मैं आपको सिखा रही हूँ 31.1 when to raise invoice for goods. Now, in case of continuous supply, issue the invoice before or at the time of issue of periodical statement or receipt of each periodical payment. सुनो, जैसे देखो गैस का जो सिलेंडर आपको नहीं है, पाइपलाइन के थ्रू सप्लाई होता है, क्या साल भर सप्लाई होता ही रहता है और पेमेंट साल भर के बाद लेते हैं? नहीं, कुछ तो हम पीरियोडिकल पीरियड डिसाइड करते हैं ना कि तुमको कंटिन्यूस सप्लाई मिलेगा, लेकिन हर महीने आके हम काउंट लेंगे मीटर का, बिगनिंग वाला रीडिंग कितना था, एंड वाला रीडिंग कितना था, तो आपने कितना कंज्यूम किया, हर महीने करेंगे, क्वार्टरली करेंगे, जो भी आपने डिसाइड किया है। सप्लायर भी पेमेंट के लिए रुकेगा थोड़ी, कुछ तो पीरियड डिसाइड करेंगे, कुछ तो पीरियड डिसाइड होगा। सो कंटिन्यूस सप्लाई में इनवॉइस कब करना है? एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ दिस पीरियोडिकल स्टेटमेंट। हर महीने आपको स्टेटमेंट दे दिया, वही आपका इनवॉइस, तभी इनवॉइस देने का उस महीने का कि इतना कंजम्पशन हुआ, इतना आपको अभी पेमेंट करना है। और आप पीरियोडिकल स्टेटमेंट नहीं करते, लेकिन आपको पीरियोडिकल पेमेंट मिलता है, मिल रहा है ना पेमेंट, वही उस टाइम पे इनवॉइस रेज करो, मतलब हमारा भी टैक्स हमको वो टाइम पे मिल जाएगा, हमको भी वो टैक्स टाइम पे मिल जाएगा। पहले कम ऑन स्टार्टिंग से when question what are we learning, जल्दी जल्दी कौन सा कंसेप्ट सीख रहे हैं? when to raise a invoice, जल्दी जल्दी when to raise a invoice. 1 when there is movement of goods involved, before or at the time of movement, removal of the goods. दूसरा when no movement is involved, when the goods are made available. ये लो, आज से तुम्हारा चाबी ले लो, क्लासरूम की चाबी ले लो. So when the goods are made available, when there is a continuous supply, supply खत्म ही नहीं हो रहा है. When you issue a periodical statement or when you receive the periodical payment, आपको पेमेंट periodically मिलेगा तब इनवॉइस रेज करो. आगे, in case goods are sent or taken on approval for sale or return basis, मैंने goods भेज दिए, अरे इनवॉइस क्यों बनाऊंगी, मैं नहीं बनाने वाली इनवॉइस, मैंने बेचे ही नहीं, मैंने तुमको 10 प्रोडक्ट सैंपल के लिए भेजे और उसमें से तुमको 5 खरीदना है. आई सेड ओके, तुमको 5 ही प्रोडक्ट खरीदना है, बट ऐसे ऐसे बहुत वैरायटी है मेरे पास, मैं 10 पीसेस भेज देता हूँ, तुमको जो पसंद है वो चूज कर दो. हाउ विल आई रेज अ इनवॉइस? बिकॉज द सेल इज नॉट टेकिंग प्लेस. आई एम सेंडिंग गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस और रिटर्न बेसिस. तुम अप्रूव करोगे या तो रिटर्न सेल और रिटर्न बेसिस. तब कब करेंगे? व्हेन द सप्लाई टेक्स प्लेस. मतलब शॉपकीपर के पास मूवमेंट हुआ, 10 प्रोडक्ट मेरे ऑफिस से उसके यहाँ पहुंच गए, सेल हुआ क्या? नहीं. उसने मुझे फोन करके बोला हाँ ये 5 प्रोडक्ट मुझे पसंद आ गए, अब सप्लाई हुआ, अब इनवॉइस बनाओ इन 5 प्रोडक्ट्स का. सो व्हेन यू सेंड द गुड्स, listen, or there's a time limit of 6 months, or there's a time limit of 6 months. Listen, in case goods are sent on approval or sale or return basis, invoice should be issued before or at the time of supply or 6 months from the date of removal, whichever is earlier. बहुत टाइम दे दिया, 6 महीना मतलब. क्यों? हम बहुत बार प्रोडक्ट्स बेचते हैं और काफी दूर दूर जगह पे होता है, तो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने तक 15-20 दिन लग गए, फिर वो चेक करेगा, देखेगा, फिर मुझे बोलेगा, देन ही विल रिटर्न. तो 6 मंथ्स टाइम इज क्वाइट अ लॉट. सप्लाई होना या विद इन 6 मंथ्स, विच एवर इज अर्लियर. ये अर्लियर वर्ड सिर्फ यहाँ है, बाकी कहीं पे भी नहीं है. अर्लियर वर्ड सिर्फ लास्ट जगह पे, बाकी सब टाइम पे बोला ये टाइम पे करो मतलब करो. ये लास्ट केस में ऑप्शन दिया है 6 मंथ्स और सप्लाई हैपनिंग विच एवर इज अर्लियर. समझा क्या? पक्का? चलो फटाफट. When there is movement of goods involved, when there is movement of goods involved, क्या होगा? At the time or before the removal, when no movement is involved, when goods are made available. चाबी दे दिया. When goods are made available. तीसरा continuous supply. When periodical payment, क्या होता है जब periodical payment? Periodical payment होता है या periodical statement निकलता है या periodical payment is received. Last, goods sent on approval or return basis. When supply takes place or within 6 months of dispatch, whichever is earlier. बरोबर? Continuous supply of goods. When the goods are provided continuously, recurrent basis.
Either they are sent through wire, cable, pipeline. It is called as continuous supply of goods. कैसे हो रहा है सप्लाई? देखो continuously, recurrent basis, बार बार continuously there is a supply happening. मैंने सर्कल किया है, continuously, recurrent basis, happens through wire, cable, pipeline. For which supplier invoices the recipient on regular periodic basis. And it may include any goods that government में notify कि ये goods का supply continuous supply treat किया जाएगा. ऐसा कुछ अभी नहीं है notified. बरोबर? Continuous supply of service. A service which is agreed to be provided continuously on a recurrent basis or the contract exceeds 3 months. अगर कोचिंग क्लास का सर्विस इज गोइंग बियॉन्ड 3 months, इट विल बी ट्रीटेड एज अ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस. उसका एग्जाम्पल मैं सर्विस के टाइम और दूंगी, डिटेल में आपको बताऊंगी, अब नहीं, अभी गुड्स पे फोकस चल रहा है. अब आया कंसेप्ट 2, टाइम ऑफ सप्लाई फॉर गुड्स. यस, पे अटेंशन नाउ, ध्यान से, फोकस एवरीबडी. ओके, अब क्या सीखेंगे? टाइम ऑफ सप्लाई. मुझे बताओ ना, पहले सीधा सीधा बताओ, ये टाइम ऑफ सप्लाई हम सीख क्यों रहे? टाइम ऑफ सप्लाई क्यों सीख रहे? नहीं, इनवॉइस का डेट चला गया. टाइम ऑफ सप्लाई क्यों सीख रहे? कि जीएसटी कब पे करने का है. व्हाट इज द पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन द लायबिलिटी इज अराइजिंग? सप्लाई में हैपन ओवर वेरियस डेज, बट एग्जैक्टली मई में आपने परचेज का बिल भेजा, जून में गुड्स भेजे, जुलाई में पैसे मिले, अगस्त में गुड्स पहुंच गए, तो मुझे बताओ इसमें से टैक्स कब पे करूं? I want to know the time of supply. That is what we are learning here under section 12. Section 12 of the CGST Act 2017 tells us time of supply for goods. Tells us time of supply for goods. Okay, listen. Time of supply for goods पहला, where you are paying under forward charge. Who is paying the tax? फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म हो रहा है. क्या हो रहा है? फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म. मतलब कौन टैक्स पे करने वाला है? सप्लायर. हाँ, देखो अगर आरसीएम आता है ना तो रेसिपिएंट पे करता है, तो रेसिपिएंट के व्यू पॉइंट से सोचना पड़ता है. अब टैक्स कौन पे कर रहा है? सप्लायर. तो किसके व्यू पॉइंट से सोचेंगे? सप्लायर. सप्लायर क्या रेस करेगा? इनवॉइस. सो देयर इज अ आई डेट एंड ही विल रिसीव द पेमेंट. सो देयर इज अ पी डेट. सप्लायर इनवॉइस रेस करेगा, उसको पेमेंट मिलेगा. सप्लायर के व्यू पॉइंट से सोचो, वो गुड्स तुमको दे रहा है, इनवॉइस रेस करेगा और उसके पैसे लेगा. यस, नाउ हियर टीओएस इज इक्वल टू आई डेट और पी डेट, विचएवर इज अर्लियर. ये गवर्नमेंट क्या बोलेगी? टैक्स कब अराइज हो रहा है? आई डेट देखो और पी डेट देखो. वॉट एवर हैपन्स अर्लियर इज टीओएस. हमको हमारा टैक्स दे दो. जो भी अर्लियर होता है वो टीओएस है. कौन सा अर्लियर? कौन से डेट के बीच में? बोलो जल्दी जल्दी. आई डेट और पी डेट, विचएवर इज अर्लियर. कम ऑन, आई डेट और पी डेट, विचएवर इज अर्लियर. बरोबर. अब बोलेंगे कि आई डेट मतलब क्या? पूछो पूछो, आई डेट मतलब क्या? सबने पूछना चाहिए. आई डेट मतलब क्या? आई डेट इज गिवन इन द ब्रैकेट. What is that date? I date is the actual date or the last date when the invoice should be issued under section 31, whichever is earlier. तुम्हारा actual date और जब सेक्शन 31 बोलता है वो डेट, उन दोनों में से चूज whichever is earlier. तुमने अच्छे से आराम से 6-7 महीने के बाद इनवॉइस निकाला, तुमको लगा इनवॉइस लेट निकालेंगे ना मेरा टीओएस पोस्टपोन हो जाएगा. बिल्कुल नहीं. तुम्हारा एक्चुअल डेट और the date when the invoice should have been issued under section 31, जो अभी 2 मिनट पहले पढ़ाया 4 सिचुएशन, उन दोनों में से चूज whichever is earlier. वो आई डेट बन गया. अब पी डेट क्या है? पूछो पी डेट क्या है? Now what is the P date? P date is the payment date which is recorded in the books or credited in the bank, whichever is earlier. सुनो ना, तुमको आज चेक मिल गया, तुमने आज ही एंट्री कर दिया बुक्स में. शाम को चेक आया. चेक कितने बजे आया? शाम को. तो तुमने पेमेंट की एंट्री आज कर दी बुक्स में. बैंक में चेक कल गया, 2-3 दिन के बाद क्लियरिंग होगा. तो बैंक में जमा कब होंगे पैसे? 4 दिन के बाद. लेकिन बुक्स में एंट्री हो गई आज. तो आज की डेट लेने का कि 4 दिन बाद में का डेट लेने का? दोनों में से whichever is earlier. सब कुछ whichever is earlier.
आइयो सुनो, व्हाट इज टीओएस? पी डेट, चलो चलो जल्दी, व्हाट इज टीओएस? पी डेट और आई डेट, दोनों में से विच एवर इज अर्लियर। तो आई डेट क्या है? एक्चुअल डेट, और डेट व्हेन द इनवॉइस शुड बी इशूड, विच एवर इज अर्लियर। पी डेट क्या है? डेट व्हेन द एंट्री इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स और क्रेडिटेड टू द बैंक, विच एवर इज अर्लियर। खत्म। आई की डोट डेट में से अर्लियर वाली डेट लेने का, पी की डोट डेट में से अर्लियर वाला डेट लेने का, इन दोनों को एक जगह आई और एक जगह पी, इन दोनों में से विच एवर इज अर्लियर लेने का। इजी। अब और एक बात सुनो, सुन के लो। सप्लायर ऑफ गुड्स को थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था। क्या प्रॉब्लम हुआ था? आई और पी डेट विच एवर इज अर्लियर ये इंट्रोड्यूस कर दिया, आई और पी विच एवर इज अर्लियर। इनवॉइस बहुत बार मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स में बहुत लेट बनता है, लेकिन एडवांसेस हम पहले ही लेते हैं क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स में बहुत पैसे इन्वॉल्व होते हैं। सो आई विल नॉर्मली से नहीं नहीं, हम गुड्स का काम चालू नहीं करेंगे, आप पहले 50% एडवांस दे दो, फिर पैसा आएगा, फिर हम रॉ मटेरियल खरीदेंगे, फिर लेबर, इतना खर्चा, फैक्ट्री का खर्चा, ओवरहेड्स एक्सपेंसेस। फिर गवर्नमेंट ने बोल दिया आई और पी विच एवर इज अर्लियर, चलो पेमेंट आ गया ना पहले, चलो चलो हमारा 18% जीएसटी दे दो। फिर ये सप्लायर, ये गवर्नमेंट को ना सब ट्रेडर्स, मैन्युफैक्चरर्स बोलने लगे दिस इज नॉट फेयर यार, वो 18% भी तुमको देना मतलब हमारा वर्किंग कैपिटल अफेक्ट हो रहा है, वेट ना, सेल तो होने दो। तो गवर्नमेंट ने माना। फिर गवर्नमेंट ने, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ नवंबर, जो भी डेट होगी नोटिफिकेशन की होगी, बहुत पहला वाला नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन निकाला कि चलो सप्लायर ऑफ गुड्स तुम्हारे लिए सिर्फ आई डेट विल बी द टीओएस। तुम्हारे लिए क्या डेट होगा? आई डेट विल बी द टीओएस। तुमको एडवांस मिलने पे जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है। ये प्रोविजन सर्विसेज के लिए नहीं है। सर्विस वाले लोगों को अगर एडवांस मिला, दे हैव टू पे जीएसटी ऑन दैट एडवांस। बट गुड्स वाले लोगों के लिए, गुड्स के ऊपर अगर एडवांस मिला तो उनको जीएसटी तभी नहीं, मैं नहीं बोल रही हूँ पे नहीं करना मतलब करना ही नहीं है, बाद में करना है, जब इनवॉइस रेज किया जाएगा तब आपको जीएसटी पे करना है, ऐसा नोटिफिकेशन ने बताया। और ये बेनिफिट किसको एक्सटेंड किया गया? सिर्फ सप्लायर ऑफ गुड्स के लिए, एक्सेप्ट कॉम्पोजिशन डीलर, एक्सेप्ट कॉम्पोजिशन डीलर। ये हमने बोला कॉम्पोजिशन डीलर तुम ज्यादा नाटक मत करो, तुमको 1% टैक्स पे करने का है, ऐसा बड़ा टैक्स का अमाउंट नहीं है, तुमको एडवांस भी मिला ना, पे कर दो चुपचाप। क्या हूं, क्या समझा? क्या समझा? चलो बोलो, व्हाट इज द टीओएस? चलो चलो, व्हाट इज द टीओएस? सप्लाई ऑफ सॉरी, what is the TOS for G? I date or P date, whichever is earlier. Now you all wait. You all wait. What is I date? That section. What is I date? Loud and clear. What is I date? Actual date or last date when the invoice should be issued under section whichever is. आवाज नहीं। तुमसे नको, इधर से पूछती हूँ। ओके सर, लेकिन तुम्हारा चिल्लाना ऐसा होता है ना कि वैसे भी समझ में नहीं आता, ऐसे इतना जोर जोर से सब अलग अलग इसमें बोलते, मेरे को समझ में नहीं आता है, ढंग से बोलना। चलो हाँ, पहले तुम बोलो, चलो व्हाट इज पी डेट? व्हाट इज पी डेट? ये देखो ये देखो 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 देखो, व्हाट इज पी डेट? The date when the payment is recorded in the books or credited in the banks, whichever is earlier. सिर्फ earlier सुनाई दिया। Okay, come on. What is TOS for goods? This section. TOS for goods. I or P, whichever. What is P date? Payment recorded in the books or credited in the bank. What is I date? Actual date or last date when the invoice should be raised under section 31,
विच एवर इज वेरी गुड, ये सबसे डिसेंट था। अच्छा अच्छा सुनो। अच्छा सुनो, अच्छा 1 मिनट के लिए ये करेंगे, कौन यहाँ आ रहा है पनिशमेंट करने के लिए? कौन सा बेंच था? डोंट शाउट, ए डोंट शाउट, सामने नहीं उधर से करो। क्या करने वाले हो? हाँ उनको भी करेंगे। हेलो, है क्या? अरे दैट साइड बॉयज, तुम लोग क्या करने वाले हो? अरे इधर नहीं रहे, इधर नहीं उधर। हाँ अरे वो उसको दे, वो कुछ तो बोलने वाला है, दे। हाँ कर लो, चालू करो। Come on, you want to sit there or you want to come here? वहीं से बोलेगा। हाँ बोल। अच्छा सुन, माइक माइक थोड़ा पास में पकड़। डोंट शाउट। अरे उसको बोलने दो, माइक थोड़ा पास में पकड़ना। थोड़ा शांति बनाए रखे। हाँ स्टार्ट करो। इरशाद इरशाद। अरे यार थोड़ा शांति का माहौल बनाए रखे, थोड़ा शांति का माहौल बनाए रखे। कोई दीवाना कहता है कोई पागल समझता है, कोई दीवाना कहता है कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। मैं तुझसे दूर। हाँ नहीं नहीं बोल बोल। मैं तुझसे दूर कैसा हूँ तुम मुझसे दूर कैसी है, मैं तुझसे दूर कैसा हूँ तुम मुझसे दूर कैसी है, ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है, ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। अरे सुन नहीं यार। अरे 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 आगे आगे आगे। अंदर से बोलो। मोहब्बत मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है, मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है। कभी कबीरा दीवाना था अब मीरा दीवानी है, कभी कबीरा दीवाना था मीरा दीवानी है। ओके क्वाइट क्वाइट ही सेइंग। यहाँ सब लोग कहते हैं, यहाँ सब लोग कहते हैं मेरी आंखों में आंसू है, यहाँ सब लोग कहते हैं मेरी आंखों में आंसू है, जो तू समझे तो मोती है ना समझे तो पानी है, जो तू समझे तो मोती है ना समझे तो पानी है। समंदर समंदर पीर का अंदर है लेकिन रो नहीं सकता, समंदर पीर का अंदर है लेकिन रो नहीं सकता, यह आंसू प्यार का मोती है इसको खो नहीं सकता, यह आंसू प्यार रिलैक्स रिलैक्स। ए चुप रहे। अरे सुनो। हाँ मेरी चाहत को दुल्हन तू बना लेना, मगर सुन ले मेरी चाहत को दुल्हन तू बना लेना मगर सुन ले, जो तेरा हो नहीं पाया वो तेरा हो नहीं सकता, जो तेरा हो नहीं पाया। हो गया, अब माइक दे दे। कर रहा है क्या? इधर दे माइक। अभी अभी 1 मिनट। हाँ अभी थोड़ी देर के बाद पनिशमेंट कंटिन्यू हो गई। ओके अब हम बच्चा लोग जो पनिशमेंट अभी खत्म हो चुके हैं, वरना तुम लोगों को पनिशमेंट मिल जाएगी, है ना? तो तुम चुपचाप बैठो और सुनो। अभी रिमेनिंग पीपल विल कंटिन्यू द पनिशमेंट इन सम टाइम। नाउ लेट अस कंटिन्यू फॉर लिटिल टाइम, विल स्टडी। ओके नाउ स्टूडेंट्स, हम कौन सा चैप्टर सीख रहे हैं? टाइम ऑफ सप्लाई।
time of supply under GST, right? I taught you section 31. सेक्शन 31 क्या बोलता है? व्हेन टू रेज अ इनवॉइस. वो डेट जरूरी है क्योंकि देखो यहाँ पे मैंने बोला एक्चुअल डेट ऑफ इनवॉइस और द डेट व्हेन इट शुड बी इशूड अंडर सेक्शन 31. इसलिए फिर तुम पूछते कि मैम 31 सेक्शन क्या है, इसलिए मैंने तुमको पहले सिखा दिया कि 31 सेक्शन क्या बोलता है, बरोबर. हाँ, नाउ सेक्शन 31 के बाद स्टूडेंट्स देयर इज अ सिचुएशन लाइक, पे अटेंशन, where excess payment is received up to 1000 rupees. कितना excess payment आया? up to 1000 rupees. So up to 1000 rupees I got an excess payment. So by default यहाँ पे क्या होता है? option to take the TOS is equal to the, एक सेकंड ना, the next invoice date हम लिखेंगे. Yes, option to take TOS is equal to इनवॉइस डेट, दैट इज द नेक्स्ट इनवॉइस डेट लिखो, फिर मैं एक्सप्लेन करती हूँ. फॉर योर अंडरस्टैंडिंग इट इज द नेक्स्ट इनवॉइस डेट. इट इज द नेक्स्ट इनवॉइस डेट. नोट कर लिया सब लोगों ने? नाउ आई विल एक्सप्लेन. सी क्या होता है समटाइम्स. लिसन, मैंने अभी इनवॉइस रेज किया, देखो इनवॉइस 1, पे अटेंशन, मैंने इनवॉइस 1 रेज किया 800 रुपीज़, 849 रुपीज़ का. कितना इनवॉइस रेज किया? 849. आपको जैसे सप्लाई, कंटिन्यूस सप्लाई हो रहा है गैस का, तो काउंटिंग हुआ, आपने 849 रुपीज़ का गैस कंज्यूम किया, आपके पास बिल आता है 849 का. फिर आपके पास 900 रुपये है, चेंज नहीं है. फिर यू डिसाइड टू पे 900. कितना एक्सेस पेमेंट हुआ? अब ये सामने वाला है, उसके पास भी चेंज नहीं है तुमको देने के लिए. तुम क्या बोलोगे? लेट इट बी ना, कीप 900, एडजस्ट इट अगेंस्ट माई नेक्स्ट इनवॉइस, एडजस्ट इट अगेंस्ट माई नेक्स्ट इनवॉइस. क्या हुआ इस सिचुएशन में? एक्सेस पेमेंट कितनी अमाउंट तक? अप टू 1000. 51 रुपीज इज इट विद इन 1000 का लिमिट? यस. एक्सेस पेमेंट हुआ तो इस 51 रुपीज तुमको मिल गया. इस 51 रुपीज का टीओएस कब होगा? द नेक्स्ट इनवॉइस. इस 51 रुपीज का टीओएस अब नहीं होगा, इसके लिए नेक्स्ट इनवॉइस जब तुम्हारा बना, सो इनवॉइस 2 में तुम ये 51 एडजस्ट कर दोगे. सो दैट टाइम 51 रुपीज का टीओएस विल अराइज ऑन डेट ऑफ नेक्स्ट इनवॉइस. नेक्स्ट मंथ ऑल्सो आई विल कम एंड मेक द बिल पेमेंट टू यू, मतलब बिल आएगा तो आपको नेक्स्ट टाइम बिल आएगा 821, तो यू विल से उसमें से -51 ऑलरेडी पेड. अब कस्टमर तुमको पेमेंट कितना करेगा? 770. लेकिन टीओएस अराइज कितने अमाउंट के लिए होगा? जीएसटी विल बी लेविड ऑन 821, क्योंकि वो 51 भी अभी लेने का है अपने को. समझा क्या? पेमेंट मिलेगा 770 बट यू विल पे जीएसटी ऑन 821. बिकॉज देखो इनवॉइस 1 के टाइम क्या हुआ समझ के लो, इट्स वेरी लॉजिकल, ऐसे कोई डिफिकल्ट नहीं है. इनवॉइस 1 कितने का रेस किया हमने? 849. पेमेंट के लिए वो आ गया तो तुमने 900 दे दिए. या ये बहुत बार ना टेलीकॉम सर्विस में भी होता है, आइडिया का आपका बिल आ गया, कुछ ऐसे ही ऑड आता है 849 पॉइंट समथिंग और 1200 एंड सम ऑड अमाउंट कम. सो मुझे अभी वो मैसेज भी याद नहीं आ रहा है, मैंने ऑफिस से मेरे स्टाफ को भेज दिया, जाओ तुम चेक लेके जाओ और भर दो. तो बोलता है बिल कितना है? मैंने कहा मुझे याद नहीं आ रहा है, कुछ 1200 के आसपास है. तुम एक काम करो ना, 1300 का बिल लेके जाओ, नेक्स्ट पेमेंट में एडजस्ट हो जाएगा. वी पे समटाइम्स एक्सेस पेमेंट, इनवॉइस कम अमाउंट का है लेकिन पेमेंट उससे ज़्यादा होता है. ऐसी सिचुएशन में तो वो जो ज़्यादा पेमेंट की बात हो रही है उसका टीओएस कब अराइज होगा? दैट एक्सेस अमाउंट 51 रुपीज़ का टीओएस अभी नहीं अराइज होगा. 51 रुपीज़ के लिए टीओएस विल ऑल्सो अराइज इफ द नेक्स्ट इनवॉइस. ऐसा हम बोल रहे हैं, कोई मुश्किल बात है क्या? नहीं ना, इजी ना. सारे इसके लिए एग्जाम्पल्स है. रिलैक्स, फॉर एवरीथिंग वी हैव एन एग्जाम्पल. आगे, if the date of payment or invoice date is not available, then we have a residual provision. Then we have a residuary provision. लेकिन TOS तो निकलेगा बाबा. तुम्हारे पास I date नहीं है, तुम्हारे पास P date नहीं है. हाँ, ऐसा कैसे होगा? होता है, पढ़ोगे, एग्जाम्पल्स है. तो TOS तो निकलेगा. कैसे निकलेगा? हमने उसके लिए खास रेसिडुअरी एंट्रीज बना के रखी है. तुमको रेसिडुअरी सिचुएशन है, उसके अंडर TOS निकलेगा. समझा क्या? नाउ
exemption from payment of tax on advances received on supplier. Now pay attention. अगर आप फॉरवर्ड चार्ज है और सप्लायर इज लायबल टू पे जीएसटी, यहाँ पे आपके लिए गुड्स के लिए टीओएस विल ओनली बी द आई डेट, पी डेट नहीं लेने का. क्यों? बिकॉज देयर इज नो नीड टू पे जीएसटी ऑन एडवांसेस रिसीव्ड. एडवांस कब होगा? जब पी डेट पहले आ जाएगी. I or P, whichever is earlier. P will come earlier when you received an advance. But advance में तुमको GST पे करने का ही नहीं है, तो कब पे करने का है? I date. तो सीधा सप्लायर्स के लिए जनरली एक्चुअली TOS क्या बनता है? I date. क्या बन जाएगा? I date. समझ में आ रहा है? TOS क्या बनेगा? I वाला डेट. Is that clear to everybody? TOS will be I वाला डेट. Yes. Now time of supply. See here. गवर्नमेंट ने पावर्स एक्सरसाइज किए अपने, और मैं आपको बोलती हूँ इसमें से क्या मार्क करना है. सिर्फ इन सिंपल वर्ड्स, ऑल टैक्स पेयर्स एक्सेप्ट कॉम्पोजिशन सप्लायर्स आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम पेइंग जीएसटी एट द टाइम ऑफ रिसीट ऑफ एडवांस फॉर गुड्स. द एंटायर जीएसटी शैल बी पेड व्हेन एट द टाइम ऑफ इनवॉइस. मतलब सिर्फ ये आपको रीड करना है. मतलब कंक्लूजन, अगर सप्लायर ऑफ जी है other than composition, तो TOS क्या होगा? सिर्फ I वाली डेट. TOS will be I date. I date मतलब क्या रे? Invoice date. TOS will be I date. TOS will be invoice date. बरोबर? करेक्ट ना? और अगर composition goods, कॉम्पोजिशन स्कीम का सप्लायर है, कॉम्पोजिशन में सप्लायर ऑफ जी है, तो टीओएस विल बी आई डेट और पी डेट विच एवर इज अर्लियर. आई डेट और पी डेट विच एवर इज अर्लियर. इट्स आई डेट और पी डेट विच एवर इज अर्लियर. आई डेट और पी डेट विच एवर इज अर्लियर. I date or P date, whichever is earlier. Clear? All okay? I date or P date, whichever is earlier. ये नोट अभी नहीं, आपको एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझ में आ जाएगा. ओके, हियर कुछ नहीं, बाकी ये फिर से लिखने को बोला है. सुनो, ए वाला पार्ट आप लिख सकते हो, फिर से लिखो. TOS फॉर जी. TOS फॉर जी क्या होता है? आई डेट. आई डेट, सिर्फ आई डेट. फिर से एक प्रैक्टिस के लिए फिर से लिख रहे हैं. और एक्सेस पेमेंट ऑफ 1000 रुपीज तक एक्स्ट्रा पेमेंट मिला तो उसके लिए TOS क्या होगा? TOS विल बी द नेक्स्ट इनवॉइस डेट. TOS विल बी द नेक्स्ट इनवॉइस डेट. बरोबर? करेक्ट है? TOS will be the next invoice date. आगे, if the date of payment or invoice are not available, तो TOS पे ही नहीं करोगे क्या? नहीं, we've made TOS will be calculated as per residuary rules. Yes, write down. TOS will be calculated. है, वो भी सिखाऊंगी ना. मेन रूल नहीं है, लास्ट वाला एक रूल कि TOS निकल ही नहीं रहा है, तो एक रेसिडुअरी रूल है. TOS विल बी कैलकुलेटेड एज पर TOS विल बी कैलकुलेटेड एज पर रेसिडुअरी रूल. बरोबर? अब है ना, तुमको नोटबुक निकालनी पड़ेगी ये प्रॉब्लम्स करने के लिए. किसी भी चीज में तुमको प्रॉब्लम हो सकता है. नोटबुक निकालो मतलब उसमें प्रॉब्लम है. क्या बोलता है? मेरे क्लास में ऐसा नहीं करने का. चलो लिखो. जीएसटी की अलग नोटबुक एक छोटी सी बना लो ना. वहां पे हम एग्जाम पेपर्स और बाद में जब और प्रॉब्लम्स भी दूंगी प्रैक्टिस के लिए तो करना पड़ेगा ना. एक
अभी अगर नहीं होगी तो टैक्स की नोटबुक में बैकवर्ड से स्टार्ट कर दो। हो गए क्या रेडी? आई ऑल रेडी क्या? बुक निकालने के लिए भी टाइम, माय गॉड। बन गया क्या बुक आपका? उसके नेबर को पनिशमेंट मिलेगी अभी। नेबर ने सोने कैसे दिया? नेबर तुमने सोने कैसे दिया उसको? ए ध्यान दो चलो। Okay, pay attention. Shh. Question number 1. A machine has to be supplied. A machine has to be supplied at a site. एक मिनट, अंडरलाइन मशीन मतलब दिस इज सप्लाई ऑफ जी, क्योंकि जी के टीओएस अलग है और एस का टीओएस अलग है. सो ऑब्वियसली व्हाट आर यू सप्लाइंग इज अ मशीन. मशीन इज गुड्स, सो वी हैव टू अप्लाई टीओएस फॉर गुड्स. नाउ पे अटेंशन हियर. व्हाट इज हैपनिंग? machine has to be supplied at site. It is done by sourcing various components from vendors and assembling the machine at site. The details of the various events are as follows. 17 सितंबर को परचेज ऑर्डर मिला और आपको 50,000 का एडवांस मिला. रिसीव फॉर गुड्स वर्थ 12 lakhs. आपका एक्चुअली मशीनरी का टोटल वैल्यू कितना है? 12 लाख, लेकिन आपको परचेज ऑर्डर दे दिया, ऑर्डर कंफर्म कर दिया और ऑर्डर के साथ एडवांस मिला 50,000. आगे 20 अक्टूबर को द मशीन इज असेंबल्ड, टेस्टेड एट द साइट एंड एक्सेप्टेड बाय द बायर. 23 अक्टूबर को आपने इनवॉइस रेज किया. 4 नवंबर को बैलेंस पेमेंट मिला. बैलेंस पेमेंट मिला. Determine the TOS in the above scenario. हमेशा I'll tell you what. No, wait, listen. हाँ, हमेशा क्या अप्रोच रखने का? पहले जी है कि ऐसे वो सोच लेने का. तो यहाँ क्या है? जी. सो TOS किसका यूज करेंगे? जी का. फिर 2 मिनट सोचने का. सोचो सोचो सोचो. TOS ऑफ जी क्या है? ऐसे आंखें बंद करके सोचो सब लोग 2 मिनट. हाँ सोचो. TOS किसका सीख रहे हैं? जी का. जी के टीओएस में हमने ऐसा सीखा था कि आई और पी विच एवर इज अर्लियर. अरे नहीं नहीं नहीं, फिर याद आया, अरे एडवांस पेमेंट तो लगता ही नहीं है. सप्लाई ऑफ गुड्स के लिए एडवांस को हमने छूट दे दी है. एक नोटिफिकेशन है कुछ 15 नवंबर 2017 का. उस नोटिफिकेशन के हिसाब से आपको एडवांस में नहीं पे करना, मतलब आपका टीओएस होगा ओनली आई डेट. सो व्हाट इज योर फॉर्मूला? टीओएस इज इक्वल टू आई डेट. फिर से आंखें बंद करो और फिर सोचो सोचो सोचो. हाँ, फिर सोचो कि आई डेट होता क्या है. क्या सोचने का? आई डेट होता क्या है? क्या है आई डेट बताओ? एक्चुअल डेट ऑफ इनवॉइस और द लास्ट डेट व्हेन द इनवॉइस शुड बी मेड अंडर सेक्शन 31. नहीं नहीं नहीं, मजा नहीं आया. आई डेट क्या है?
actual date of invoice or the last date when the invoice should be raised under section 31. अयो अभी देखो actual date of invoice क्या है? हाँ, अब 23 अक्टूबर. अब मुझे सोचना है कि सेक्शन 31 के हिसाब से डेट कौन सा है. सेक्शन 31 फिर से सोचो क्या है सेक्शन 31. सोच रहे क्या सब लोग? हाँ सोच रहे ना. हाँ सोचो क्या सोच रहे, जल्दी जल्दी. हाँ सेक्शन 31 में हाँ दिख रहा है मुझे, वो आंखें बंद करके बैठ गया आने के ऐसे सोच रहे हैं. सुनो सेक्शन, हाँ सेक्शन 31 बोलता है, पहले बोलो इज देयर मूवमेंट ऑफ गुड्स इन्वॉल्व? नो. यहाँ पे पता है आपको मशीनरी कभी मिलेगा? आपकी साइट पे असेंबलिंग होगा एंड इट विल बी मेड अवेलेबल टू यू. वेरियस पार्ट्स में मशीनरी निकलेगा एंड ऑन 20th October द मशीन इज असेंबल्ड एंड एक्सेप्टेड बाय द बायर, मींस इट इज मेड अवेलेबल ऑन 20th October. So 20th October is the last date when you should be raising the invoice under section 31 or actual date of invoice 23rd October, whichever is earlier. So TOS here is equal to 20th October. ऐसे क्वेश्चंस है. हाँ ऑफ कोर्स नोटबुक करनी है. फिर क्या सिर्फ 20th अक्टूबर लिखोगे तो 0, तो कितने मार्क्स मिलेंगे? 0. अपने को चाहिए 40, 0 नहीं चाहिए. हाँ हाँ चलो लिखो, नोटबुक खोलो. TOS इन केस ऑफ सप्लायर ऑफ गुड्स. TOS और नोटबुक में लिखने का खबरदार अगर किसी ने लिखा नहीं तो. हाँ TOS TOS in case of supplier of goods. TOS for supplier of goods is equal to invoice date. Is equal to invoice date. Is equal to invoice date. As per लिखो, उसके नीचे लिखो is equal to invoice date. उसके नीचे लिखो as per notification number 66 ऑब्लिक 2017, मतलब 2017 की ये 66th नोटिफिकेशन थी. एज पर नोटिफिकेशन नंबर 66 ऑब्लिक 2017 डेटेड, तुम लिखो मैं बताऊंगी याद रखने की नहीं. 15 नवंबर 2017. वेरी गुड. 15 नवंबर 2017. Supplier of goods except composition supplier. Supplier of goods except composition supplier. Supplier of goods except the composition supplier. Except the composition supplier need not pay GST on advances received. 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 Correct? Now, तो हमने TOS का अपने फॉर्मूला क्या लिखा है? Invoice date. Now, so let's write down invoice date. फिर से लिखो फॉर्मूला. TOS is equal to invoice date. फॉर्मूला फिर से लिखो. TOS is equal to invoice date. And then write down what is invoice date. Actual date of invoice or actual date of invoice or last date when invoice
invoice issued under section 31, invoice to be issued under section 31, whichever is earlier. What is the actual date? 23rd October. Or what is the last date? Third October or 20th October, whichever is earlier. So it is 20th October. Note, October is October is what? Is the date when the goods are made available to the buyer. Correct, na? Next, question 1 is over. Question 2. ए 1 में किसी को डाउट है क्या? नहीं. Question 2. Read it very carefully. I'm going to ask you questions on question. Come on, quick. ना नींद नहीं आ रही मुझे. चलो जल्दी करो. ए चुप रहे. Come on, quick. पढ़ो, अच्छे से पढ़ो. कौन सी सिचुएशन में ये फिट होगा वो भी एक बार पढ़ लो. कंटिन्यूस सप्लाई. सो कंटिन्यूस सप्लाई का आई डेट क्या होता है एक बार पढ़ लो, फिर मैं साथ में ही सॉल्व करने वाली हूँ ना. जस्ट नो योर क्वेश्चन वेरी वेल. आई एम नॉट वेरी, ये क्वेश्चन मुझे इतना पसंद नहीं है. हैड आई बीन यू नो एट अ चॉइस कि ये क्वेश्चन देना है कि नहीं, मैं नहीं देती थी आपको. ये क्वेश्चन के थ्रू नहीं सिखाती थी. ये क्वेश्चन मॉड्यूल ने दिया है, वेरी वेग, and even the way they've solved the answers, एक दो assumptions है जो करने पड़ेंगे, but this is a module question, so you should know how it is being solved, right? But the questions in the exams are much better than this module question because they're quite clear and you know you'll get a proper data available for it. This is a okay type of a question ही इतना well drafted नहीं है यहाँ पे.
Okay, now pay attention. See क्या हुआ? What is the nature of supply here? It is a cash supplied by pipeline. So आप note कर दो, it is a continuous supply of service. Yes, note it down, it is a continuous supply of service. Monthly payments are made by the recipient as per the contract. Every quarter invoice is issued by the supplier supported by the statement. तो आप invoice every quarterly करते हो and payments made and the recipient has to pay the differential amount if any. The details of the various events are as follows. 5 अगस्त, 5 सितंबर और 6 अक्टूबर को आपको पेमेंट्स मिले 2 लाख ईच के इन ईच मंथ. ओके. 3rd October, statements of accounts were issued by the supplier with the invoice from July to September. 17 October, आपको डिफरेंशियल पेमेंट मिला 56,000 रिसीव बाय द सप्लायर फॉर द क्वार्टर जुलाई एंड सितंबर एज पर द स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स. एज पर द स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स. राइट. नाउ राइट डाउन फैक्ट्स. लिखो. फैक्ट्स लिखो. सप्लाई ऑफ गुड्स थ्रू अ पाइपलाइन. Supply of gas through a pipeline. Supply of gas through a pipeline. Correct. Supply of gas through a pipeline. This is continuous supply of services. Oh, sorry, goods. This is continuous supply of goods. नहीं नहीं, गैस सप्लाई हो रहा है, गैस बेचा जा रहा है. दिस इज सप्लाई ऑफ गुड्स ओनली. काय का कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं है. गुड्स गैस बेच रहे हैं हम लोग, तो इसलिए तो मैंने चेंज करके बोला ना, गुड्स लिखो. इट इज अ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स. हाँ, मैंने तुरंत सर्विस बोलने के बाद काट के आपको गुड्स करने को बोला है अभी. इट इज अ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स. लिखा सबने? हाँ. उसके बाद अच्छा मुझे बताओ, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स में इनवॉइस कब रेज करना होता है? सो दैट यू राइट डाउन. फॉर कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स, फॉर कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स, for continuous supply of goods, invoice should be raised for continuous supply of goods. कब रेज करना चाहिए इनवॉइस बताओ? Invoice should be raised. Invoice should be raised, write down, before. Invoice should be raised before or at the time of issue of periodical statement or receipt of periodical payment or receipt of periodical payment or receipt of periodical payment. Okay? Yes. Now I'll tell you. आप कोई ट्राई कर सकते हो टीओएस कैसे होगा यहाँ पे? हाँ, 3rd अक्टूबर एक ही टीओएस आ रहा है आपका. क्यों, कैसे, क्या क्या है यहाँ पे? 1 मिनट. अगस्त 5. Okay, now listen. Is this TOS for goods? तो TOS for goods क्या होगा? I date. लिखो, write down. TOS for goods is equal to only I date. Q, note. As per notification number 66. पहले फॉर्मूला लिखो, फिर सब्स्टिट्यूट करेंगे.
बोलती हूँ, रुको, करने दो. TOS is equal to TOS for goods is equal to I date. Note, as per notification number 66/2017, as per notification 66/2017 dated 15th November 2017, हाँ या नोटिफिकेशन तब से अब तक वैलिड है ना. हाँ, आज ही 15 नवंबर. ओके हाँ, 15 November 2017 dated 15 November 2017, supplier of goods need not pay, supplier of goods need not pay GST on advance received. Need not pay GST on advance received. Okay, now pay attention, I'll tell you, listen very carefully, सुनो. पहले मुझे बताओ, एक मिनट. हाँ, ये देखो, 5 अगस्त को, सितंबर को और 6 अक्टूबर को आपको 2 लाख का पेमेंट ईच मंथ में मिला. नाउ तो आई डेट होगा, देखो 2 मिनट आप लिखना मत, यू ऑल डोंट राइट, जस्ट लिसन. यहाँ तक तो आपने फैक्ट्स लिखा कि दिस इज सप्लाई ऑफ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ पाइपलाइन है, पाइपलाइन के थ्रू गैस हो रहा है, सो दिस इज कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स, गुड्स का कंटिन्यूस सप्लाई होता है तो आई डेट क्या होता है वो नोट कर दिया. TOS सप्लायर ऑफ गुड्स के लिए क्या होता है, सिर्फ आई डेट होता है, एडवांस पे करने की जरूरत नहीं है, नोटिफिकेशन नंबर लिखा. TOS इज इक्वल टू आई डेट. नाउ व्हाट इज आई डेट? एक्चुअल डेट ऑफ इनवॉइस or actual date of invoice or date when invoice should be raised as per section 31. Now 2 minutes, just wait. 3 अलग अलग situations है यहाँ पे. Now listen, एकदम ध्यान से सुनो. आपको अंडर सेक्शन 31 इनवॉइस कब रेज करना है? मैंने फैक्स में लिखवाया. क्या लिखवाया? यू शुड हैव रेज्ड अ इनवॉइस एवरी टाइम यू गॉट द पेमेंट. You got a payment on 5th August. So you should have raised the invoice on 5th August because that was the last date under section 31. तो जो 5th August के लिए तुमको पेमेंट मिला, लेकिन तुमने एक्चुअली इनवॉइस कब बनाया? एक्चुअल इनवॉइस कब बनाया? 3rd October. So 3rd October और 5th August whichever is earlier. तो इसके लिए TOS 2 लाख, ये जो 2 लाख तुमको 5 अगस्त के लिए मिले उसका TOS 5 अगस्त को ही आ रहा है. फिर से तुमको 2 लाख मिले, ये फिर से 2 लाख कब मिले तुमको? अगेन हाँ, ये व्हेन डिड यू रिसीव? 5th सितंबर. अब ध्यान रहे 5th सितंबर को जो 2 लाख मिले उसका इनवॉइस कब बना? 3rd अक्टूबर को, क्योंकि तुमने डिसाइड किया क्वार्टरली इनवॉइस बनाना है. तुम कौन हो डिसाइड करने वाले क्वार्टरली इनवॉइस बनेगा? एक्ट ने तुमको बोला ना कि एवरी टाइम यू रिसीव द पेमेंट तब इनवॉइस रेज करो. तो आइदर, इसलिए हम दोनों में से whichever is earlier लेंगे. एक्चुअल डेट 3rd अक्टूबर और 5th September. This is under section 31. This is the last date when you should have issued. So therefore for this 2 lakhs you will have to pay. TOS will arise in the month of September. We are not going to wait till 5th October or 3rd October. Next 2 lakhs I received on 6th October. Now listen, इसका इनवॉइस नहीं बना है, लेकिन इनवॉइस बना क्या? इनवॉइस आपके कौन से पेमेंट्स के लिए बना? जुलाई, अगस्त एंड सितंबर. सी 3 अक्टूबर में आपको जो मिला पेमेंट, यस, इसका हमने नहीं इनवॉइस नहीं बना है ना अब तक. सो इसका हम TOL, अच्छा ठीक है हम बोल ही देते हैं, वैसे ही कर देंगे. 3rd अक्टूबर को बिलिंग हुआ और 6 अक्टूबर whichever is earlier. सो ये 3rd अक्टूबर को. समझा क्या? क्या समझा मुझे बताओ जल्दी. आई टोल्ड यू क्वेश्चन इज वेरी वेग, ऐसे क्वेश्चन नहीं आएगा. सिंपल सी बातें मैं बताती हूँ. आप गैस का सप्लाई कर रहे हो, आपको 2-2 लाख का पेमेंट का डेट दिया है, उसी डेट पे इनवॉइस बनना चाहिए था और एक्चुअल डेट whichever is earlier. सिंपल, समझा ना?
Note it down. 2 lakhs, the payment of 2 lakhs is received 3 times. Therefore, TOS will be calculated 3 times. Payment of 2 lakhs is received 3 times. Therefore, TOS will be calculated 3 times. Therefore, TOS will be calculated 3 times. Yes. लिखा क्या सबने? हाँ, ओके. अच्छा सुनो, इनवॉइस के टाइम तुमको डिफरेंशियल पेमेंट भी मिला 56,000 का. वो कब मिला इनवॉइस के साथ? वो कब हुआ? 3 अक्टूबर. सो वो जो डिफरेंशियल पेमेंट मिला 56,000 का, उसका TOS विल बी 3rd अक्टूबर. उसका TOS विल बी 3rd अक्टूबर. राइट डाउन, नोट. क्या हुआ? ये लिखने का बाकी. ओ लिखो, सॉरी. हाँ लिखो. ये क्वेश्चन ही स्टूडेंट्स इतना क्या? नहीं, ऑलवेज आई डेट हमेशा आता है. इट्स ऑलवेज आई डेट. वो अलग है, वो अलग कंसेप्ट है. जब देखो एक्सेस, यहाँ पे एक्सेस अमाउंट नहीं आया है, हमेशा इट्स आई और पी विच एवर इज अर्लियर. सप्लायर ऑफ गुड्स के लिए इट्स ऑलवेज आई डेट. नहीं, पी हम कर ही नहीं रहे यहाँ पे. पी करना ही नहीं है, आई डेट ही लेना है सिर्फ. कॉम्पोजिशन डीलर होता है तो आई और पी विच एवर इज अर्लियर करेंगे. कॉम्पोजिशन डीलर के लिए आई और पी विच एवर इज अर्लियर करेंगे. ऊपर वाला नहीं रे, 1 and 2 इज सेम. एक सिर्फ कंटिन्यूस सप्लाई. कौन सा 2 मीन्स क्या बोल रहा है तुम? हाँ, TOS फॉर फॉरवर्ड चार्ज वही चल रहा है ना. बी वाला नहीं है रे. बी वाला तेरे को समझेगा, अलग से क्वेश्चन आएगा तब. हो गया? नोट कर दिया क्या? अयो, नोट किया क्या तुम लोगों ने? या तो मैं बोलूंगी इसको काट डालो, मैं फिर से कल इसको अलग और एक तरीके से सिखाऊं क्या? You all have not understood it that well. कट कर दो इसको, आंसर को कट करो. हाँ काट डालो. जिन्होंने नहीं लिखा है मत लिखो, मैं अलग तरीके से और एक तरीके से कल फिर से समझाती हूँ. अरे तुमको कुछ बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है ना. ठीक है, लेट इट बी. आई विल स्टॉप हियर. आई विल डू दिस क्वेश्चन अगेन टुमारो इन अ डिफरेंट वे ऑल्सो. आई हैव अनदर मेथड ऑफ सॉल्विंग इट. विल डू इट दैट वे, डोंट वरी. हाँ, तो कल करेंगे. सो विल स्टॉप राइट नाउ. ओके, यस, सी यू टुमारो.